नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 52 के साथ लेक्चर नंबर 52 में मौर्य काल को और आगे बढ़ाना है। मौर्य काल का भाग 6 कवर करना है और भाग 6 में इसके पहले भाग 5 में जो है वो हम चंद्रगुप्त मौर्य कवर कर चुके हैं। भाग 6 में बिंदुसार, उसका पुत्र अशोक और उसका पुत्र दशरथ, बिंदुसार, अशोक और दशरथ को कवर करेंगे। और इस तरीके से यहां पे मौर्य काल का राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा। उसके बाद मौर्य अर्थव्यवस्था और प्रशासन वगैरह की बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बिंदुसार की। बिंदुसार 293 से 273 बीसी, 293 से लेके 273 बीसी। तो कैसे याद कर सकते हैं बिंदुसार, है ना। अगर मैं याद कराने के लिए बोलूं आपको तो 293 है ना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए दोस्तों, बहुत आगे ले जाना है इस जर्नी को सफलतापूर्वक। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। बिंदुसार 293 पे गद्दी पे बैठते हैं तो दो स्टैंड्स, 2 की जगह बी लिखूं, 9 की जगह आई लिखूं और 3 की जगह सी लिखूं थोड़ी देर के लिए। B stands for 2, I stands for 9, C stands for 3, BIC। तो BIC को आप बोलिए तो BI मतलब बिंदु और C से मतलब सार, BIC है ना। तो BIC मतलब बिंदुसार, BIC, BI मतलब बिंदु, C से मतलब सार, बिंदुसार। तो B मतलब 2, I मतलब 9, C मतलब 3, 293 BC में गद्दी पे बैठा है। याद करने का तरीका पसंद आता है तो करिए, नहीं तो दोस्तों आप सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके कई नाम मिलते हैं बिंदुसार के, जैसे जैन ग्रंथों में सिंहसेन पढ़ा चुका हूं, पुराणों में भद्रसार, है ना। बिंदुसार को ही क्या बोलते हैं, भद्रसार। तो आप कहां से तुकबंदी कहां से मिलाएंगे, भद्रसार, बिंदुसार का भद्रसार, है ना। बिंदुसार को भद्रसार बोला गया है पुराणों में। फिर यूनानी ग्रंथों में बोला गया है अमित चेट्स, और संस्कृत ग्रंथ में बोला गया है अमित्रघात। अमित्र मतलब शत्रु, जो मित्र नहीं है वो अमित्र है, अर्थात शत्रु, और शत्रुओं पर घात करने वाला मतलब शत्रुओं को नष्ट करने वाला अमित्र घात। तो शत्रुओं को नष्ट करने वाला संस्कृत ग्रंथ में बोला गया है। तो क्या क्या बोला गया है, सिंहसेन, पुराणों में भद्रसार, यूनानी ग्रंथ में अमित चेट्स और संस्कृत ग्रंथ में अमित्र घात बोला गया है दोस्तों। नेक्स्ट, ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बहुत हिसाब से याद करेंगे, ना जैन धर्म का है ना बौद्ध धर्म का है, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ही इज अ डिसिपल, ही इज अ फॉलोअर ऑफ आजीवक डेटी। ठीक है, आजीवक का डेटी था ये। तो आजीवक संप्रदाय, मक्खली पुत्र गोशाल आपको पढ़ाया था मैंने, अगर याद हो तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे ये बिंदुसार। पिंगलवत्स नामक दरबारी, जो पिंगलवत्स नामक एक भिक्षु था आजीवक संप्रदाय का, वो इसका दरबारी भी था और उसी का प्रभाव था सबसे ज्यादा बिंदुसार पर। तो बिंदुसार पर सब सर्वाधिक किस दरबारी का प्रभाव था, तो पिंगलवत्स, इसी के प्रभाव में आजीवक संप्रदाय का ये फॉलोअर बना था। दिव्यावधान बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसकी 500 लोगों की बड़ी मंत्री परिषद थी। 500 लोगों की मंत्री परिषद। अगर आप संविधान पढ़ रहे हो तो आप मुझे बताएंगे कि संविधान में मंत्री परिषद में कितने टोटल जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कितना परसेंटेज, मैक्सिमम कितना परसेंटेज मंत्री परिषद हो सकता है। ठीक है, तो इसकी मंत्री परिषद बहुत बड़ी थी, 500 लोग थे मंत्री परिषद में। और उस मंत्री परिषद का प्रधान या प्रमुख या प्रधानमंत्री कौन कहलाता था, खलनाटक, है ना। चंद्रगुप्त का प्रधान कौन था, चाणक्य। बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन हो गया, खलनाटक। और अशोक का प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, राधागुप्त। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री चाणक्य, बिंदुसार का अभी अभी पढ़ा है खलनाटक, और अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त। यदि तीनों को आप पिरोएंगे एक साथ तो क्या हो जाएगा, चाचा बिखर गए, चाचा बिखर गए, चाचा जो है वो बिखर गए, टूट गए। तो चा मतलब चंद्रगुप्त का चाणक्य, बिंदुसार का जो है वो खलनाटक और अशोक का जो है वो राधागुप्त। ठीक है दोस्तों, चाचा बिखर गए, चाचा बिखर गए। तो सबके प्रधानमंत्रियों का ये टेका बन जाएगा दोस्तों, ये बनाया हुआ है। ठीक है, एनलार्ज करके भी देख सकते हैं दोस्तों ये वीडियोस, आप थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिंदुसार के समय
तक्षशिला में 2 बार विद्रोह होते हैं। जब बिंदुसार मगध का शासक होता है तो तक्षशिला में उसका बेटा, बड़ा बेटा सुशीम जो है वो तक्षशिला में राज्यपाल होता है। तो तक्षशिला में 2 बार विद्रोह होते हैं और तक्षशिला के राज्यपाल बड़ा बेटा जो अशोक का है सुशीम होता है। हालांकि सुशीम विद्रोह नहीं दबा पाता है, तो फिर उज्जैन का जो राज्यपाल छोटा बेटा उसका अशोक होता है, तो उज्जैन से अशोक को भेजा जाता है और अशोक जो पहला विद्रोह है तक्षशिला का उसको जाके विद्रोह को दबा के आता है और दूसरा विद्रोह फिर वहां सुशीम ही दबा देता है। तो तक्षशिला के 2 विद्रोह हैं, दूसरा विद्रोह तो सुशीम दबा ही देता है। ठीक है। फिर सीरिया का शासक एंटियोकस फर्स्ट, सीरिया का शासक है एंटियोकस फर्स्ट से बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी। सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी, सूखी अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक। सीरिया मतलब यूनान तरफ की बात चल रही है। यूनानी दार्शनिक बहुत फेमस होते थे, तो बिंदुसार ने कहा यार वहां का एक दार्शनिक मंगवाते हैं, दार्शनिक वहां से एक आग्रह कर लेते हैं, आएगा तो अपन देखेंगे कैसे सोचता है, क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरीके से वो रहते हैं ऐसे। तो सीरिया के शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी, सूखी अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक। ठीक है। इसमें से एंटियोकस फर्स्ट ने दार्शनिक छोड़कर सब दे दिया, क्योंकि वो दार्शनिक उनकी अमूल्य निधि होती थी, वो दार्शनिक किसी को दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने दार्शनिक छोड़ के बाकी सब दे दिया, ये सब खाने पीने की चीजें। इसी एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भी भेजा था। इसी सीरिया का शासक एंटियोकस फर्स्ट ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था, अर्थात एंटियोकस जो है, ठीक है, एंटियोकस सेल्यूकस का प्रतिनिधित्व करता है। सेल्यूकस किसका प्रतिनिधित्व करता है? सिकंदर का। सिकंदर के बाद सेल्यूकस और सेल्यूकस के बाद एंटियोकस। सिकंदर का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सेल्यूकस। सेल्यूकस का प्रतिनिधित्व कौन करता है? एंटियोकस। ठीक है। सिकंदर ने किसको भेजा था? तो निर्याकस, है ना। तो सिकंदर की बात यहां ना करें अपन, यहां सिर्फ सेल्यूकस की बात करें। तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में। सेल्यूकस जो सिकंदर का राजदूत था, सिकंदर का प्रतिनिधि था सेल्यूकस। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में, और एंटियोकस ने डाइमेकस को भेजा था बिंदुसार के दरबार में, जो ये अभी अपन ने पढ़ा है। तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में, जबकि एंटियोकस ने डाइमेकस को भेजा है बिंदुसार के दरबार में। अर्थात कहीं ना कहीं एंटियोकस जो है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? सेल्यूकस का। सेल्यूकस किसका प्रतिनिधित्व करता है? सिकंदर का। ठीक है। और डाइमेकस ने किसका स्थान लिया है? तो मेगास्थनीज का लिया है। चंद्रगुप्त का स्थान किसने ले लिया? बिंदुसार ने। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से याद रहना चाहिए। एंटियोकस फर्स्ट ने डाइमेकस भेजा था। इसी तरीके से मिस्र का राजा था टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस। मिस्र की बात कर रहे हैं, अब इजिप्ट की बात कर रहे हैं, मिस्र। तो मिस्र के राजा टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस ने एक राजदूत और भेजा था बिंदुसार के दरबार में, जिसको बोलते हैं डायोनिसियस। डाइमेकस अलग है, डाइमेकस भेजा है एंटियोकस फर्स्ट ने, फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस भेजा है। ठीक है। मिस्र का शासक है वो। तो मिस्र के राजा टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस ने राजदूत डायोनिसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा है। बिंदुसार ने अपने बड़े लड़के सुसीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जो उसने वसीयत बनाई थी। हालांकि सुसीम उतना प्रभावी होता तो तक्षशिला के विद्रोह दबा लेता, फिर अशोक को यहां उज्जैन से तक्षशिला तक भेजने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो जो बड़े लड़के का क्रम चलता है, बड़े लड़के को ही शासन मिलेगा, तो उसी के हिसाब से बिंदुसार ने भी घोषित किया अपना उत्तराधिकारी। अब बात करते हैं अशोक की। अशोक जो है वो 272 से 232 लगभग 50 साल तक, 272 से 232 बीसी तक शासक रहा। 50 साल तक शासन किया है अशोक ने। सोचिए 272 है ना, मतलब BGB ऐसे है ना, तो 272 याद रखिएगा। हालांकि अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ है वो 269 बीसी में हुआ है, 269 बीसी में। मतलब 272 से अशोक चलते चलते प्रयास करते करते और 269 बीसी में राज्यारोहण उसका हुआ, सिंहासन पर वो बैठ पाया। अर्थात सत्तारूढ़ होने से मैं इसे लगभग 4 वर्ष का समय लगा। क्यों लगा? क्योंकि बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश के अनुसार इसने अपने 99 भाइयों से उत्तराधिकार का संघर्ष किया, सिंहासन पाने का संघर्ष किया। और बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश के अनुसार इसने अपने 99 भाइयों से उत्तराधिकार का संघर्ष कर उनकी हत्या की, ऐसा लिखा है इन ग्रंथों में। ठीक है। हालांकि
अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में ऐसा लिखवाया है, अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में लिखवाया है कि वह अपने परिवार भाइयों के साथ खुशीपूर्वक रहता था। 5वें शिलालेख में अशोक ने ऐसा लिखवाया है। तो कंट्रोवर्शियल बातें हैं, सब सुनी सुनाई लिखी हुई बातें हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा, है ना, अपना विजडम लगाना जरूरी है। अशोक का भब्रू शिलालेख सबसे, अशोक के सारे शिलालेखों की बात कर चुके हैं, यह पॉइंट छूट गया था इसलिए यहां पे कवर किया है। अशोक का जो भब्रू या बैराट अभिलेख है, दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कहां पर है, मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लेक्चर्स हैं। तो अशोक का भब्रू या बैराट अभिलेख जो है वो कहां पे है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे छोटा शिलालेख है, ठीक है। फिर अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है तथा माता का नाम धम्मा, पासादिका या सुभद्रांगी, ठीक है। अलग अलग बौद्ध ग्रंथों में ये एक ही माता के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो अशोक की माता का नाम था धम्मा या पासादिका या सुभद्रांगी, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से पुकारा गया है उन्हें, धम्मा, पासादिका या सुभद्रांगी है। पत्नी की बात करें अगर अशोक की, तो पत्नियां कई सारी हैं, कुछ की बात कर लेते हैं। पत्नियां जो हैं वो पहली है असंधिमित्रा, पत्नी असंधिमित्रा पटरानी थी या मुख्य रानी थी। दूसरी पत्नी महादेवी से महेंद्र तथा संघमित्रा, जो श्रीलंका के अनुराधापुर प्रचार करने गए थे बौद्ध धर्म का, तो दूसरी पत्नी महादेवी से ही उनके पुत्र थे महेंद्र एवं संघमित्रा। फिर तीसरी पत्नी है तिस्य रक्षिता, पत्नी तिस्य रक्षिता जो थी बौद्ध विरोधी थी। तिस्य से कैसे याद रखेंगे, तिरस्कार करती थी, ऐसे याद रखिए। कौन सी पत्नी अशोक की, निम्न में से कौन सी पत्नी अशोक की बौद्ध विरोधी थी? उन्होंने बोधि वृक्ष को काटकर फिकवा दिया था समुद्र में, नदी में फिकवा दिया था, और स्वयं अशोक के मरने के बाद सती हो गई थी। तो तिस्य तिरस्कार करने वाली, तिस्य तिरस्कार करने वाली, बौद्ध धर्म का तिरस्कार करने वाली तिस्य रक्षिता, याद हो जाएगा दोस्तों। तो पत्नी तिस्य रक्षिता बौद्ध विरोधी थी, हिंदू धर्म मानती थी। अशोक की मृत्यु पर वे सती हुई, उन्होंने बोधि वृक्ष कटवाया था। नेक्स्ट पत्नी है पत्नी पद्मावती से कुणाल नामक पुत्र था। पद्मावती इसका पुत्र कौन सा था, कुणाल। और पत्नी कारुवाकी, अगर आपने अशोक के 6 स्तंभ लेखों का पिछला लेक्चर देखा है तो 6वां अभिलेख रानी का अभिलेख था, कौशांबी अभिलेख, जो प्रयाग लाया गया था बाद में। वहां पे पत्नी कारुवाकी तीवर की मां थी। पत्नी कारुवाकी से अशोक को कौन सा पुत्र था, तीवर। और इन्हीं कारुवाकी को रानी का अभिलेख इन्हीं से संबंधित है। 6वां जो अभिलेख है कौशांबी वाला, वो स्तंभ लेख, ठीक है। अब कश्मीर का इतिहास है कल्हड़ नामक के किताब में, कल्हड़ ने लिखी है राजतरंगिनी नामक किताब। कल्हड़ की जो राजतरंगिनी नामक किताब है, कल्हड़ राइटर है, राजतरंगिनी किताब का नाम है। तो कल्हड़ की राजतरंगिनी में कश्मीर का इतिहास है। तो कल्हड़ की राजतरंगिनी में लिखा है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की और अपने पुत्र जालौक, एक पुत्र और आ गए, तीवर है एक पुत्र कुणाल है, और एक पुत्र जालौक आ गया, ठीक है, और एक पुत्र महेंद्र, तीवर, कुणाल और जालौक। तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की और अपने एक पुत्र जालौक को श्रीनगर का राज्यपाल बनाया। अशोक की पुत्रियों में 2 प्रमुख नाम है, संघमित्रा एवं चारुमती, संघमित्रा एवं चारुमती। नेक्स्ट, अशोक बौद्ध एवं ब्राह्मण या शैव धर्म दोनों मानता था। कैसे पता चलता है? बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, सिंपल प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीपवंश और महावंश कौन से ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, तो बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के ग्रंथ के अनुसार अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। एक दिन में 60 हजार लोगों को भोजन कराता था, इतना ब्राह्मण धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था। इसके अनुसार अशोक को बौद्ध बनाने में 3 लोगों का हाथ है। महावंश के अनुसार, महावंश बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक को बौद्ध बनाने में 3 लोगों का हाथ है, निग्रोध, मोगलीपुत्र तिस्य। मोगलीपुत्र तिस्य के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और उपगुप्त, बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। यह प्रश्न आ चुका है। तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा जो दी थी वो किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। इन तीनों का सहयोग है, निग्रोध, मोगलीपुत्र तिस्य और उपगुप्त। राजतरंगिनी पुस्तक जो है उसके अनुसार अशोक शैव धर्म या शिव को भी मानता था। उसने कश्मीर में शिव मंदिर की स्थापना की थी, श्रीनगर की स्थापना करके जालौक को वहां का राज्यपाल बना ही चुका है। वो कश्मीर में शिव मंदिर की स्थापना की थी।
इसके अनुसार अशोक ने नेपाल विजय भी की थी। राजतरंगिणी के अनुसार ही अशोक ने नेपाल विजय भी की थी और लालीपत्तन या लालीपाटन तथा देवपत्तन शहर नेपाल में अशोक नहीं बनाए हैं। लालीपाटन और देवपत्तन शहर अशोक नहीं बनवाए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कलिंग युद्ध की चर्चा। दोस्तों आगे बात करनी है हमको, अशोक की बात चल रही है तो अशोक में आगे एक पॉइंट है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में, ठीक है 269 में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, 269 बीसी में। तो 269 से लेके और 9वें वर्ष में अर्थात 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा। यह 261 बीसी बिफोर क्राइस्ट में लड़ा गया। राम चौधरी ने इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए। ठीक है, तो राम चौधरी ने इसे कलिंग के युद्ध को अशोक का प्रथम तथा अंतिम युद्ध बताया है। अशोक का पहला और अंतिम युद्ध किसने बताया है? राम चौधरी ने। कलिंग युद्ध लड़ने के निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, कलिंग का युद्ध जो अशोक ने लड़ा है उसके निम्नलिखित कारण थे। 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। बिंदुसार का जो समय था, अशोक के पिता जो थे बिंदुसार, तो बिंदुसार का समय ज्यादातर क्या हुआ, यहां वहां विद्रोह हो रहे थे तो विद्रोहों को दबाने में बिंदुसार का ध्यान था। अब दिया तले अंधेरा हो रहा था। विद्रोहों को दबाने में बिंदुसार का ध्यान पूरा बाहर की तरफ था और मगध से लगा हुआ नीचे की तरफ ही कलिंग जो है, इस अवसर का फायदा उठाकर कलिंग स्वतंत्र हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे पिता जो है वो बच्चे पे ध्यान फोकस करे हुए है, लेकिन पिता के अचानक कोई दोस्त आ जाते हैं या बाहर कुछ मान लीजिए किसी से बहस हो जाती है घर के बाहर, तो पिता घर के बाहर ध्यान देने लगता है। इतने में बच्चा जो है वो खिसक जाता है, खेलने लगता है, अपनी मनमानी करने लगता है। तो कलिंग नामक बच्चा अपनी मनमानी करने लगा जब इनका बिंदुसार का ध्यान कहाँ था। बिंदुसार का समय विद्रोहों का काल था। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए थे। पहली बार का विद्रोह दबाने कौन गया था? अशोक। दूसरी बार किसने दबा दिया था? सुशील ने। तो तक्षशिला उज्जैनी में अशोक था और अशोक ने ही दबा दिया था। खस और नेपाल में विद्रोह होते हैं। इसका फायदा उठाकर कलिंग मौर्य साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया था। घर छोड़ के बाहर के विद्रोह को दबाने गए और घर ही के लोग स्वतंत्र हो गए, घर के नीचे ही बिल्कुल। कलिंग मौर्य साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया। अर्थात अशोक के लिए कलिंग जीतना अब एक क्या बन गया था? साम्राज्यवादी आवश्यकता बन गया था। उनकी नाक पे बनाई थी कि बाहर की चीजें तो जीत रहे हो, आप अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हो, लेकिन आपके दिया तले ही अंधेरा हो रहा है। तो अशोक के लिए कलिंग जीतना एक साम्राज्यवादी आवश्यकता बन गया था। दूसरा पॉइंट, दक्षिण की ओर जाना था इनको अपना साम्राज्य विस्तार के लिए। तो दक्षिण की ओर प्रसार के लिए स्थल मार्ग एवं जल मार्ग दोनों कहां से मिलेंगे? नीचे की तरफ जाना है तो स्थल मार्ग कलिंग से होकर जाएगा और कलिंग के बगल से ही समुद्र चालू होता है। तो जल मार्ग और स्थल मार्ग को खोलने हेतु भी कलिंग को जीतना जरूरी था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, कलिंग की समृद्धि बहुत थी, मगध से भी ज्यादा समृद्धि थी कलिंग की, है ना। बहुत विशाल घने जंगल थे, है ना, लकड़ी बहुत थी, हाथी बहुत थे। और उड़ीसा का इलाका आज भी आप देखेंगे तो बहुत सारे खनिजों में उड़ीसा का प्रथम स्थान है, भंडारण में या उत्पादन में। तो कलिंग मतलब कलिंग के 3-4 नाम हैं। कलिंग, उड़ीसा, है ना। फिर कलिंग की राजधानी थी तोसली, तो तोसली को भी उड़ीसा के सेंस में यूज करते हैं। तो उड़ीसा, कलिंग, तोसली, ठीक है, उड़ीसा, कलिंग, तोसली। हालांकि कलिंग की राजधानी थी तोसली, ठीक है। तो कलिंग का समृद्ध क्षेत्र लकड़ी, हाथी और खनिज से भरपूर था। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण थे जो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अब कलिंग युद्ध के प्रभाव क्या है? तो सिंपल है दोस्तों, 1 लाख लोग मरे थे, 1.5 लाख या कई कहें तो लाखों लोग बेघर हो गए थे। दिग्विजय की जगह धम्म विजय, यहां से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ है। उसने 13वें शिलालेख में लिखवाया है, दिशाओं को विजय को जीतने के लिए धर्म की विजय करो। दिग्विजय की जगह धम्म विजय, चौथा अभिलेख जो है, ठीक है। चौथे अभिलेख में उसने क्या लिखा है? दिशाओं को जीतने के लिए दिशाओं की जगह धम्म विजय। और अशोक का हृदय परिवर्तन 13वें शिलालेख में। ये अशोक का हृदय परिवर्तन जो 13वें शिलालेख में है और ये चौथे शिलालेख में है। चौथे शिलालेख में ये है, दिग्विजय की जगह धम्म विजय, ऐसा है। फिर 13वें शिलालेख में ही 5 विदेशी राज्यों की चर्चा है। पिछले लेक्चर्स में मैं पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़े हो तो दोस्तों क्रम से पढ़िए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। आज मैं इस लेक्चर में आज के लेक्चर में मैं उसको याद करने के लिए आपको टेका देने वाला हूं। 13वें शिलालेख में ही 5 विदेशी राज्यों की चर्चा है। अशोक के 14 शिलालेख वाले चैप्टर में बताया है मैंने कौन कौन से 5 राज्य हैं विदेशी।
सीरिया, मिस्र, मकदूनिया, एपियस और मग, या इसी को बोला गया है साइरीन। सीरिया, मिस्र, मकदूनिया, एपियस, मग या साइरीन, इन पांचों को मैंने एक टेका बनाया है मम मिएसी। मम मिएसी, माँ का मतलब है मग, माँ का मतलब है मकदूनिया, मी का मतलब है मिस्र, ए का मतलब है एपियस और सी का मतलब है सीरिया। तो मम मिएसी, ये 5 राज्य विदेशी राज्य थे। अब इनके राजा कौन कौन थे, ये परीक्षा में पूछा जाता है, जोड़ी बनाने में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो राजा देखते हैं। मम मिएसी के ही रिस्पेक्टिवली 5 नाम लिखे हैं मैंने, एंटी, मग, तोल, एलेक्स, एंटी। आंटी मग जो होते हैं ना, चाय पीने के मग, आंटी मग को तोलो, एलेक्सा आंटी, एलेक्सा होता है ना जिसमें आप बोलते हो, तो गूगल का एलेक्सा है शायद, एलेक्सा है ना, तो एलेक्सा में आप बोलते हो तो वो आपको मनचाही चीज़ सुनवाता है, गाने सुनवाता है एलेक्सा। तो आंटी मग तोल, एलेक्सा आंटी, आंटी मग तोल, एलेक्सा आंटी, ये पांचों किसके क्रमशः हैं, किसके रिस्पेक्टिवली हैं, मम मिएसी। तो पहले माँ का क्या है, पहले माँ का है, देखिए सीरिया का राजा कौन है, एंटियोकस II। मिस्र का राजा कौन है, टॉलमी II फिलाडेल्फस। मैंने बताया था सीरिया के राजा एंटियोकस II ने कौन भेजा था, डाइमेकस भेजा था, और मिस्र के राजा ने क्या भेजा था, डायोनिसियस भेजा था, बताया था ना दोस्तों, इसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, तो सीरिया का राजा कौन था, एंटियोकस II, और मिस्र का राजा कौन था, टॉलमी II फिलाडेल्फस। मकदूनिया का राजा था एंटीगोनास गोनाटस। एपियस का राजा था अलेक्जेंडर, और मग का राजा था मगस। तो इनके नाम भी याद होने चाहिए। तो ये राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, मम मिएसी के राजाओं के नाम ये हैं। तो माँ का क्या है, माँ का है एंटी, तो पहला वाला ये हो गया, माँ का हो गया एंटी, मतलब माँ का एंटी क्या हो गया, ये माँ से मकदूनिया, और मकदूनिया का क्या हो गया, एंटीगोनास। फिर दूसरा माँ से क्या है, मग, और मग का हो गया मगस, तो ये MAG मगस। आंटी मग तोल, एलेक्सा आंटी, है ना, ऐसे एलेक्सा आंटी। तो मम हो गया जी, ये माँ, ये इधर जाके इससे जुड़ जाएगा। मी, मिस्र का टॉलमी है, तो तोल, ये टॉलमी, TOL टॉलमी। ए का मतलब है ना, ए किसका है, अलेक्जेंडर। ए मतलब एपियस, और एपियस का कौन है, राजा अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर, ए का अलेक्जेंडर। और सी मतलब सीरिया, सीरिया का कौन है, एंटियोकस II, तो एंटियोकस II। ठीक है, मम मिएसी, आंटी मग तोल, एलेक्सा आंटी। शांति से फुर्सत से देख के करेंगे तो, याद करेंगे तो सब कुछ होता है। अगर आपने ठान लिया है तो सब कुछ होता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ठानिए और करिए। मम मिएसी, आंटी मग जो है चाय पीने का, मग तोल है ना, तराजू पे तोल, एलेक्सा आंटी, आंटी मग तोल, एलेक्सा आंटी, मम मिएसी। ठीक है, ये तरीका इफेक्टिव है दोस्तों। तो 5 विदेशी राज्य भी याद हो जाएंगे आपको, उनके कॉन्जिक्यूटिव राजा भी याद हो जाएंगे, तो आप जोड़ी बनाओ आसानी से कर सकते हैं। फिर आपको जब ये याद आएगा तो फिर ये भी याद आएगा कि एंटियोकस II ने जो है सीरिया का राजा था, उसने डाइमेकस भेजा था बिंदुसार के दरबार में, और मिस्र के राजा टॉलमी II फिलाडेल्फस ने, ये तोल जो है ना टॉलमी II फिलाडेल्फस ने क्या भेजा था, डायोनिशियस को भेजा था। फिर चीज़ें याद आती चली जाएंगी। मम मिएसी, आंटी मग तोल, एलेक्सा आंटी, याद हो गया। अब 232 BC में अशोक की मृत्यु हो जाती है ना, 272 के लगभग आता है अशोक, और 269 में उसका राज्याभिषेक होता है। तो 272 से 232 है ना, लगभग 40 साल जो है शासन करता है। शायद पिछले लेक्चर में मैं 50 बोल गया हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। 272 से 32 तक आएंगे तो मेरे ख्याल से 40 साल ही होंगे, पिछले लेक्चर की भूल क्षमा करें, 50 बोल दिया था शायद मैंने। तो 232 BC में अशोक की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद क्रमशः अशोक का बेटा है कुणाल, और कुणाल का बेटा है दशरथ। दशरथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दशरथ अशोक का पौत्र जो है, इसने अशोक के जैसे ही जो नागार्जुन की पहाड़ियां हैं, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ बहुत शॉर्ट में लिखा है। नागार्जुन की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई थी, गोवलोव, उसका टेका क्या बनवाया था मैंने, गोवलोव। गोपी, वर्थिका, लोमस और वहिका। गोपी, वर्थिका, लोमस और वहिका नाम की 4 पहाड़ियां, 4 गुफाएं बनवाई थी नागार्जुन पहाड़ी पे, है ना। अशोक ने 3 बनवाई थी, उसका कोड क्या रखा था दोस्तों अपन ने, सुकवि। ठीक है, तो गोवलोव
गुफाएं बनवाई थी? 4 नागार्जुन पहाड़ी पे। किसने? दशरथ ने। दशरथ कौन था? अशोक का नाती था, ग्रैंडसन था, ठीक है। और ध्यान रखेंगे अशोक के अलावा दशरथ ही ऐसा था जिसने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। देवों में प्रिय, देवों का प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी। और बौद्ध धर्म धारण किया था दशरथ ने। दशरथ का पुत्र था संप्रति, ये जैन धर्म को मानता था और श्रवणबेलगोला में निर्माण लिया था। जैसे चंद्रगुप्त भी जैन धर्म को मानते थे, तो संप्रति भी जैन धर्म को मानते थे। श्रवणबेलगोला में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। और लास्ट शासक है बृहद्रथ, मौर्य साम्राज्य का लास्ट शासक है बृहद्रथ। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग करता है। और पुष्यमित्र शुंग कौन से वंश की स्थापना करता है? ब्राह्मण वंश की स्थापना करता है। और यहीं से मौर्योत्तर काल प्रारंभ हो जाता है। मौर्य के बाद का काल मौर्योत्तर काल कहां से शुरू होता है? ब्राह्मण वंश अर्थात पुष्यमित्र शुंग। अगर आपको कोड याद हो तो अपन ने ये याद किया था, हसीन माशुका 7। हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया। अब आएंगे अपन शुंग वंश पे बात करेंगे। मौर्योत्तर काल शुंग वंश। शुंग के बाद कण्व और कण्व के बाद सातवाहन। और फिर यहीं पे विदेशियों का आक्रमण अपन देखेंगे। हिष्पकु, हिंदी अवन, शक, ठीक है, पहलव और कुषाण। हिष्पकु, हिंदी अवन, शक, पहलव और कुषाण। तो इस तरीके छोटे छोटे टेके हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी टाइमलाइन आपके दिमाग में रहती है। तो इस तरीके से ये मौर्य काल का भाग 6वां समाप्त होता है। यहाँ पे राजनीतिक जीवन समाप्त होता है दोस्तों अभी, है ना, सॉरी। और अभी शुंग यहाँ से अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। अब मौर्य काल की अर्थव्यवस्था, मौर्य काल का सैन्य प्रशासन, मौर्य काल की नगर प्रशासन की समितियाँ, सैन्य प्रशासन की समितियाँ, मुद्राएं, व्यापार, व्यवसाय, है ना, वास्तुकला, चित्रकला, ये सारी और चर्चा करेंगे और फिर मौर्य को समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, लाइक और शेयर ज़रूर करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।